वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दो ब्रांचेस के बीच में डिफरेंशिएट करके हमने अपने चैनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था इलेक्ट्रिकल पार्ट और एक था इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ये जो टॉपिक है ये दोनों में आता है, यानी कि दोनों पार्ट का हिस्सा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, इलेक्ट्रिकल में भी आता है। ये डीसी में भी काम करेगा और एसी में भी सेम टू सेम यही काम करेगा, बस उसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस के थोड़े और कॉन्सेप्ट और लगेंगे और कुछ फेज एंगल भी लगेंगे, वो हम आगे समझेंगे। तो फिर आज का टॉपिक यही है कि रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ साथ में जुड़े हुए हैं और कैसे काम करते हैं। और आज हम इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि आखिर कैसे जो है रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करती है और ओम्स लॉ कैसे काम करता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस आती किसकी वजह से है। तो फिर रेजिस्टेंस जो आती है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं उनकी कोलिजन की वजह से रेजिस्टिविटी की फिनोमेना दिखाई देती है। रेजिस्टिविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर पे कंडक्टर वेरी करती रहती है। तो फिर ये जो है ये मेन चीज़ है जो कि हमारी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो फिर रेजिस्टेंस का मतलब वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस होती है उसका सिंपल फॉर्मूला होता है रो L/A। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ की। रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो फिर अब हम बात करते हैं कि आखिर लेंथ पे डिपेंडेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंस कैसे काम करती है, और साथ में साथ ये टेम्परेचर के भी ऊपर भी डिपेंड करती है। अब आप सोचोगे कि आखिर टेम्परेचर पे भी कैसे डिपेंडेंट है। मैं तो दो ही चीज़ें देख ली है, लेंथ पे करेगी या एरिया पे करेगी। तो ये चलो अब हम आगे जानते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस कैसे चेंज की जा सकती है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस क्या है उसकी। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो कि हमारी वायर होती है। वायर जो हमारे पास होती है वो मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है सर्किट में। अब हम सर्किट डायग्राम्स में आइडियल वायर यूज़ करते हैं, तो फिर आइडियल वायर तो मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करती, वो सुपर कंडक्टर है। तो फिर मतलब रियल वायर्स जो होती हैं वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जो उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। अब जितनी मोटी वायर होगी उतने ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्लो करेंगे, उतना इलेक्ट्रॉन्स के में रेजिस्टेंस कम आएगी, यानी रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप कम होगी। ऐसे हम वायर की लेंथ मतलब वायर का एरिया बढ़ा के रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। और अगर हम वायर को और लंबा कर दें, अगर हम वायर को और लंबा कर दिए तो फिर रेजिस्टेंस उससे बढ़ेगी, रेजिस्टेंस उससे बढ़नी चाहिए, जो कि सही बात है। फॉर्मूला पे भी दिखाई दे रहा है कि लेंथ के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। तो फिर अब हम देखते हैं कि आखिर मतलब ये तो वायर के ऊपर केस हो गया कि आखिर वायर को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए। तभी कहते हैं कि आखिर जो हमारा होता है मतलब हाई पावर डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि एसी हो गया या हमारा गीज़र जो भी होगा, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, उसमें मतलब 2.5 mm की क्रॉस सेक्शन की वायर यूज़ की जाती है। मतलब नॉर्मल जो घरों में होती है वो 1 mm की जाती है। अब इनका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ज़्यादा रखा होता है कि आखिर इनमें रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इनमें मतलब पावर लॉस कम हो। जो पावर हीट लॉस होता है वो हीट लॉस होता है I²। आप समझ पा रहे होंगे कि जो हीट लॉस होता है किसी भी कंडक्टर से जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। करंट के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होने की वजह से अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस
यानी करंट हमें ज़्यादा भिजवाना है, तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा निकलेगी और जिससे तार पिघल सकती है और ख़तरा हो सकता है शॉर्ट सर्किट का। तो फिर इसलिए हम मोटी वायर यूज़ करते हैं एसी वगैरह को चलाने के लिए, वरना नॉर्मल स्विचेस होते हैं 1 mm की तार से भी काम कर जाते हैं। तो फिर ये तो हुई इलेक्ट्रिकल की बात। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं आखिर रेजिस्टेंस होती क्या है। जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की रेजिस्टेंस होती है वो कुछ ऐसे में दिखाई देती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आगे हम यूज़ भी करेंगे इसे। ये देखिए, ये रजिस्टर होती है हमारे पास, जिसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए। इसकी वैल्यू वैसे 1 किलो ओम है। इसे हम यूज़ करेंगे बाद में जब हम वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ की। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस बनाई कैसे जाती है, देखो पहले से। इसकी मतलब डंडियाँ इतनी पतली है, और ये जो है ये मेन केसिंग होती है जिसमें मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें होता क्या है, ये इसे कहते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन की फिल्म चढ़ी होती है और इसके अंदर जो है मेन रेजिस्टेंस बनाई जाती है। कैसे, इसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हम क्या करते हैं ग्रूविंग बनाते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ग्रूविंग कर करके ऐसे वो ऊपर को जाती है और फिर ऐसे निकलती है। ग्रूविंग कर करके ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाया जाता है यहाँ पे से। मतलब इस जगह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर सकते, जो मैं शेड कर रहा हूँ उस एरिया से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, सिर्फ इसी एरिया से फ्लो कर सकते हैं, घूमते हुए जाएंगे। अब इनके यहाँ पे ऐसे तेजी से आने से यहाँ पे टकराएंगे एक दूसरे से, जिससे अपनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर देंगे, हीट में कन्वर्ट कर देंगे अपनी एनर्जी को, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रजिस्ट हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल से हमारे जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। इसमें वैसे ρL/A मतलब वो फार्मूला यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ऐसे ही बनाए जाते हैं। और इसको यूज़ करते ही हम क्या कहते हैं 1 मेगा ओम 20 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। यानी इतनी अच्छी चीज़ है ये। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बीच में मतलब है क्या चीज़, ऐसा क्या रिलेशन है रजिस्टर और ओम्स लॉ के बीच में। तो फिर अब हम जानते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ओम्स ने, उन्होंने फॉर्मूला मतलब ये लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बिल्ड करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल करंट उसमें से फ्लो होगा। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे उतना ही करंट सर्किट में से फ्लो होगा, उनका ये कहना था। उनकी ये बात भी सही है कि आखिर हम ये देखते हैं कि आखिर 12 वोल्ट की बैटरी से हमें शॉक नहीं लगता, उतने में अगर 220 की लाइन में अगर हम हाथ डाल दें तो तगड़ा सा शॉक लग जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट हम में से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट भी अपने आप बढ़ना शुरू होगा, और ये कम होगा तो करंट भी कम होगा, जिसमें अगर हम इसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो फिर हमें मिलेगा वोल्टेज जो है इसकी जगह रेजिस्टेंस आएगा। तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट का कांस्टेंट रखा जाएगा। ये बात तो सही है, मतलब उन्होंने यही बात की थी और इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बाकी जो भी है हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे आखिर होता क्या है इसमें असल में। तो फिर मेरे पास ये सेटअप है, मैं आपको बता देता हूँ आखिर मैंने सेटअप में किया क्या है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आखिर जो 220 वोल्ट एसी लाइन है उसको मैं एक SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई से जोड़ रहा हूँ। और SMPS में एक मतलब रेगुलेशन के लिए एक प्रीसेट दिया गया होता है, उसे मैं कम ज़्यादा करके मतलब वोल्टेज वेरी कर सकता हूँ। ये मैं वेरी करूँगा 21 वोल्ट से लेके 26 वोल्ट तक। मैं आपको दिखा भी दूंगा मेरी SMPS इतनी वोल्टेज वेरी करती है। और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और एक जो है हम मीटर से कनेक्ट करेंगे।
सॉरी एम मीटर से कनेक्ट करेंगे इसे हम एम मीटर से कनेक्ट करेंगे, जो कि हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और इस 1K के रेजिस्टेंस से हम इसे पास करेंगे। आप समझ पा रहे हो इसे, कि आखिर मैं जो है वोल्टेज को वैरी करूंगा और हम रिजल्ट देखेंगे कि करंट कैसे वैरी होगा। अब ये 1000 ओम यानी कि 1K की रेजिस्टेंस है, तो फिर मतलब करंट तो बहुत कम होने वाला है, मतलब ये तो मान सकता हूँ मैं। तो फिर मैं मल्टीमीटर की रेंज भी उसी के हिसाब से सिलेक्ट कर दूंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी जो सप्लाई है वो कितनी कितनी वोल्टेज आउट कर रही है। तो फिर आप मेरा यहाँ पे सेटअप दे सकते हैं, यहाँ पे मेरी सप्लाई है और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आखिर ये वोल्टेज कैसे वैरी करेगी। ये मैंने ऑन कर दिया इसे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 21 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक प्रीसेट होता है जिसे मैं चेंज करके इसकी वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए आप, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 26 वोल्ट तक जा रहा है, यानी यहाँ तक मैं इसकी वोल्टेज वेरी करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन कैसी होती है। तो मैं यहाँ सर्किट बना लेता हूँ इसका ज़रा। तो ये फ्रेंड्स अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने सर्किट तो बना लिया है। इसमें क्या कहते हैं, मैंने 1K की चेंज करके 67 ओम्स की डाली है। ऐसा क्यों कि आखिर मतलब 67 ओम्स की डालने से मतलब 24 वोल्ट पे मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर 1K की डालेंगे तो फिर उतना प्रिसाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर इसलिए हम इसी में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि आखिर 67 ओम से 24 के मुकाबले में मतलब रिजल्ट देने में ठीक है। वरना अगर 1K की यूज़ करेंगे तो 1000 गुना ज़्यादा हुआ 24 के, तो मतलब रिजल्ट देगा ही नहीं इसमें। तो फिर चलो सर्किट को स्टार्ट करते हैं, आखिर रिजल्ट क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने सर्किट स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अराउंड समथिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा होगा और यहाँ पे रजिस्टर है। अब मैं ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता हूँ ज़रा। ये देखिए ये 43 यानी 43 तक पहुँच चुका है। और हाँ ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इसका इतना। तो ये 43 मतलब मैंने पहले 20 पे सिलेक्ट किया था, अभी 43 0.43 एम्पियर्स तक पहुंच चुका है, यानी 400 मिली एम्पियर्स तक ये पहुंचा है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ड्रॉप करूं, मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप किया यहाँ पे और यहाँ पे दोबारा से 0.32 एम्पियर्स पे पहुंच गया, जो कि ये डिफाइन करता है कि आखिर ये जो रजिस्टर है ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस चेंज करने से इसकी जो है मतलब करंट इससे फ्लो करना चेंज हुआ। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एम्पेयर पे सिलेक्ट कर रखा है और ये एम्पेयर रीडिंग ये मेज़र कर रहा है, जो कि ये सीरीज पे कनेक्ट हो रखा है इस सप्लाई के। तो फिर ये तो इसका प्रूफ हो गया कि आखिर सच्ची में ये चीज़ जो है काम करती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आखिर इसका इतना बुरा हाल हो गया इतने में ही। आप देख सकते हो इसके कलर फेड हो चुके हैं, मतलब इतने एम्पियर भी झेल नहीं पा रहे हैं, मतलब हीट लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो 0.43 एम्पियर तक मतलब 26 वोल्ट पे, यानी कि 26 वोल्ट पे 0.43 एम्पियर ये फ्लो करने दे रहा है अपने अराउंड। ये चीज़ तो ठीक है वैसे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होता है तो ये इसके अक्रॉस जो है करंट भी इंक्रीज करेगा, जो कि हमें दिख भी रहा है। तो फिर ओम्स लॉ वैलिड है हर जगह पे, मतलब वैलिड कह सकते हैं इसे। डीसी में वैलिड होता है और एसी में भी ऐसे ही वैलिड होता है। ये मेन बात ये है कि आखिर एसी में भी ऐसे ही वैलिड हो रहा है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। मेन चीज़ तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी खेल यहाँ पे दिखाई दे गया हमें, यानी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है इसका और रेजिस्टेंस ड्रॉप होती जा रही है। देखो मैंने अभी तक छुआ नहीं उस पर, 0.40 से अपने आप नीचे चला आ गया।
ये चीज़ देखना मतलब ये चीज़ दिखाना आपको मतलब मैं भी बड़ा अच्छा समझता हूँ, या कि मैं आपको ये चीज़ दिखा पाया कि टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से इसका जो है मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, अभी तो सेम रख रहे हैं, लेकिन करंट ड्रॉप हो जा रहा है। देखो यहाँ पे खुद ब खुद 0.26 पे पहुंच गया ये, और ये देखो इसका कलर भी फेड हो चुका है अब। तो फिर यहाँ पे था ओम्स लॉ जो कि टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। ओ सर रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, करंट ही फ्लो बंद हो गया, देख लो अब करंट ही फ्लो होना बंद हो गया कि आखिर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई इसकी टेम्परेचर से, और मैंने अभी तक कुछ छुआ भी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं मानता हूँ कि आपको मेरा मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा कि हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो करंट है वो डिक्रीज़ होता है। तो फिर आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं अब पार्ट्स बाय पार्ट्स कंपोनेंट्स को समझेंगे, क्योंकि हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस समझ लिया है। अब हम आगे समझेंगे कि आखिर बाकी कंपोनेंट्स का काम क्या होता है सर्किट्स में। थैंक यू।